चलिए स्टार्ट करते हैं। आज डे 5 है हमारा और फर्स्ट क्लास जो हमारी हुई थी उसमें मैंने सेल्फ इंट्रोडक्शन कराया था आपको, और सेकंड क्लास के अंदर मैंने हॉबीज, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के बारे में बताया था। और इसके अलावा मैंने थर्ड जो क्लास हुई थी मेरी, तो उसमें मैंने बताया था आपको कि आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं, मतलब आपकी टीचिंग फिलॉसफी से रिलेटेड चीज़ें बताई थी मैंने। और अभी लास्ट क्लास में हम लोग डे 4 जब कर रहे थे तो उसमें कुछ सिचुएशनल क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग डील कर रहे थे, जो कि उस दिन हम जिन क्वेश्चंस को डील कर पाए थे उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि आज भी मैं काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी मोस्ट अवेटेड क्वेश्चंस हैं, जो हर एक कैंडिडेट के लिए इम्पॉर्टेंट भी हैं और आपको उन सब के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक सेकंड, मैं आप लोगों से एक बात करना चाहता था। आप लोग जैसे मनस हैं, हरजिंदर हैं, मैं एक सेकंड नाम देख लेता हूँ। आरती, अपूर्व, चिन्मय, गौतम, हरजिंदर, खुशबू, महेश, मानस, मोनिका, राजबाला, राखी, ऋषि, रोहिणी, श्याम और सुमन। आप लोग जो भी अटेंड इस टाइम पर राइट नाउ कर रखा है जिन्होंने, मैं आप लोगों के लिए एक अलग से बैच बनाऊंगा, ठीक है। अभी 2-3 दिन में वो आप लोगों को ही सिर्फ मैं मैसेज भेजूंगा वो, ठीक है। और आप लोगों को स्ट्रिक्टली मैं ये बोलूंगा कि आप लिंक शेयर नहीं करोगे वो, ठीक है। वो लिंक दूसरा होगा, ठीक है। आप जिनका भी नाम मैंने बोला है उन सभी के लिए होगा वो। ओके सर। ओके सर। क्योंकि मैंने अगर ज्यादा कैंडिडेट्स को अलाउ कर दिया तो आप लोगों का भी कुछ नहीं हो पाएगा फिर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, उस बीच में मुझे लगेगा तो मैं ऐड करता रहूंगा इसमें जो भी मुझे कैंडिडेट थोड़े सीरियस लगेंगे। अभी आप लोगों का जिनका मैंने नाम लिया, इन सब से मैं कनेक्ट कर चुका हूँ और इन सबको मुझे लगता है कि सीरियसनेस है इनके अंदर और इनको मैं हर एक बैच में शामिल करने की कोशिश करूँ। थैंक यू सर। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। और कल जो हमारी क्लास होगी, मतलब नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास डेमो टीचिंग के ऊपर होगी, ठीक है। और डेमो टीचिंग में मैं स्पेशली उन्हीं कैंडिडेट्स को डेमो टीचिंग बताऊंगा जिनके भी नाम मैंने लिए हैं, ठीक है। और डेमो टीचिंग में आप लोगों को जो मैंने होमवर्क दिया था वो अभी मैं थोड़ी देर बाद आपसे डिस्कस भी करूंगा। आप लोगों ने उस जो डेमो टीचिंग के ऊपर आपने जितने भी टॉपिक्स प्रिपेयर किए हुए हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले लास्ट टाइम कुछ सिचुएशनल क्वेश्चंस रह गए थे, उनको कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे। सेम वैसे ही प्रोसेस रहेगा लास्ट क्लास के जैसा। आप जो भी कैंडिडेट चाहता है उसको आंसर करना, हैंड रेज कर सकते हो आप लोग और मैं आप सभी को मौका दूंगा, ठीक है। चलिए, मेरी वॉइस और वीडियो प्रॉपर है? अच्छा हाँ, केवीएस पीआरटी रिजल्ट की अपडेट दे देता हूँ। पीआरटी रिजल्ट की अपडेट ये है, आज 13 है तो 15 तारीख तक वेट कर लो। 15 तारीख तक हो सकता है कि कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट हो जाए, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सोर्सेज 15 तारीख तक थोड़ा जोर दे रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि 15 तारीख नहीं तो 2-3 दिन के अंदर रिजल्ट आने की संभावना है। और अगर नहीं होती है तब तक मेरा ना एक आरटीआई मैंने लगाई हुई है, आरटीआई का रिजल्ट आ जाएगा तब तक, ठीक है। तो उससे मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। और जो डिप्लोमा कैंडिडेट है उनके लिए मेरे पास एक स्पेशल अनाउंसमेंट ये है कि आप लोगों का बैच है ना, आप कंटिन्यू करो, ठीक है। बीएड वाले सिर्फ बच्चे हैं जो थोड़ा वेट कर सकते हैं, रिजल्ट के बाद अपनी एक सीरियसनेस वाली प्रिपरेशन शुरू करें। लेकिन जो भी कैंडिडेट डिप्लोमा कैंडिडेट हैं, यानी बीटीसी वाले हैं, बीएलएड वाले हैं, जेबीटी वाले हैं, डाइट वाले हैं, डीएलएड वाले हैं, उनसे मेरी ये खास तौर पर रिक्वेस्ट है, आप अपनी प्रिपरेशन को बीच में मत रोकना, ठीक है। चाहे रिजल्ट किसी भी दिन आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग 100% एलिजिबल हो, चाहे रिजल्ट 10 दिन बाद आए, ठीक है, चाहे 1 महीने बाद आए। क्योंकि अगर आपने बीच में क्विट कर दिया ना तो बच्चों मैं लास्ट मोमेंट पे आपका साथ नहीं दे पाऊंगा। क्यों नहीं दे पाऊंगा? क्योंकि मैं लास्ट मोमेंट के लिए प्रिपेयर नहीं करा रहा, मैं प्रिपेयर उसको करा रहा हूँ जिसको लास्ट मोमेंट मेरी जरूरत ना पड़े, ठीक है। क्योंकि लास्ट मोमेंट पे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उस टाइम पर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मेंटल प्रेशर की वजह से छूट जाती है, ठीक है। तो जो भी प्रिपरेशन है वो पहले ही होगी, बाद में कोई भी उसका फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ श्याम बोलो।
सर मेरा एक क्वेश्चन है। बोलो। जैसे कि अभी रिजल्ट आ जाता है और बाद में सुप्रीम कोर्ट बीएड वालों को हटा देता है, फिर क्या होगा? जैसे राजस्थान बोर्ड ने हटा दिया बीएड को। रिजल्ट आ जाता है और फिर उसके बाद बीएड वालों को हटा दिया जाता है, किसी कोर्ट के द्वारा हटा दिया जाता है या केवीएस के द्वारा हटा दिया जाता है? कोर्ट के द्वारा सर। कोर्ट में ना केवीएस का कोई केस नहीं चल रहा एक्चुअली श्याम, तो कोर्ट से तो ऐसा कुछ नहीं निकलेगा। हाँ, आगे चल करके कोई एनसीटी की कोई गाइडलाइन आ जाए या उसमें कोई चेंज आ जाए तो बात अलग है। अदरवाइज केवीएस तो अभी एलिजिबल मानता है क्योंकि एनसीटी ने गाइडलाइंस निकाली हुई है। केवीएस सिर्फ एनसीटी वाली गाइडलाइंस को ही फॉलो कर रहा है, इसके अलावा कोई रिक्रूटमेंट पॉलिसी में कोई भी रूल ऐसा नहीं फॉलो हो सकता। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो निकालेगा उस ऑर्डर के बेसिस पर एनसीटी निकाल सकता है या केवीएस कोई काम कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में ना इसका केवीएस के वैकेंसी का कोई केस नहीं है, तो यहां पर मुझे लगता है कि उससे कनेक्शन बनाना वर्थलेस होगा। सर रिजल्ट आने के बाद फिर क्या होगा? फिर रिजल्ट अच्छा आप ये कहना चाह रहे हो इंटरव्यू होने के बाद कह रहे हो क्या? बाद में या पहले कैसे भी, जैसे कि अभी रिजल्ट आ जाता है उसमें बीटीसी वाले और बीएड वाले दोनों एलिजिबल है, अभी आ गया। और बाद में फिर क्या होगा जुलाई के बाद? जैसे अगर अभी रिजल्ट आ जाता है तो बाद में जुलाई के बाद क्या होगा? जुलाई के बाद कुछ नहीं होगा। जुलाई के बाद सिर्फ जो बीएड बीटीसी वाला चल रहा है राजस्थान की तरफ से जो कोर्ट केस किया गया उसका कोई डिसीजन आएगा और उस डिसीजन के बेसिस पर केवीएस में अगर कोई रूल चेंज किया जाएगा कि हाँ भाई पीआरटी वालों का जो कैंडिडेट का हमने इंटरव्यू लिया है उसमें कोई भी ऐसा फॉल्ट आता है, मुझे नहीं लगता ये ना के बराबर है। अगर उन्होंने रिजल्ट निकाल दिया बीएड वालों का तो बीएड वाले इस साल लगने वाले हैं, कोई दो राय नहीं है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट ईयर से जब वैकेंसी आएंगी हो सकता है कि उसमें कोई रूल चेंज हो क्योंकि ये वैकेंसी पहले की है, अभी लेटेस्ट की कोई वैकेंसी नहीं है इसमें। ठीक है, तो लेटेस्ट की वैकेंसी पर अप्लीकेबल हो सकता है। बीएड वाले बिंदास इस साल लगेंगे, मुझे लगता है, मेरा 99% ये मानना है। बाकी रही बात अगर उन्होंने रिजल्ट निकाल दिया तो वो 100% श्योर है कि बीएड वाले लेने ही लेने हैं उनको। ठीक है, इसमें इफ और बट वाला काम ही नहीं रहेगा। या उन्होंने कोई केवीएस एक्चुअली क्या करता है, कोई भी रिजल्ट निकालने से पहले अगर कोई कोर्ट केस पेंडिंग होता है किसी भी रिलेशन में तो वो क्या करता है, एक लीगल ओपिनियन लेता है, लीगल ओपिनियन के बाद ही वो रिजल्ट आउट करता है। तो अगर लीगल ओपिनियन में ये सारी चीजें उनको यस कर दी गई तो वो रिजल्ट कर देगा अपडेट। और मान लो कल को रिजल्ट आ भी जाता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ऐसा कह देता है कि नहीं भाई बीएड वाले अलाउ नहीं किए जाएंगे, तो वो जरूर उस चीज को नेक्स्ट वाली वैकेंसी से संज्ञान में लेंगे या एप्लीकेबल मानेंगे। ठीक है, ये हाँ जी एक क्वेश्चन हो रहा है बस सर, जब सिलेबस चेंज किया था तो इतनी जल्दी में एग्जाम ले लिया कि टाइम ही नहीं मिला इतना पढ़ने के लिए, लेकिन रिजल्ट में इन्होंने इतना लंबा टाइम लगा दिया। एक्चुअली क्या एक्चुअली श्याम, एक्चुअली रिजल्ट में पता है क्यों टाइम लगा दिया? रिजल्ट है ना इन्होंने ऑनलाइन लिया, अब फर्स्ट टाइम ऑनलाइन एक्सपीरियंस है इनका। अब पीआरटी के एग्जाम में ये है कि मल्टीपल शिफ्ट्स में पेपर हो गए। अब मल्टीपल शिफ्ट्स में पेपर होने की वजह से उनको परसेंटाइल मैनर से ही रैंक में लाया जा सकता है या एक परसेंटेज में कन्वर्ट किया जा सकता है। क्योंकि नॉर्मल अगर देखेंगे तो कोई शिफ्ट इजी आया पेपर, किसी में टफ आया, तो परसेंटाइल के लिए थोड़ा सा टाइम लेते हैं। और टाइम टेकिंग इसलिए भी था इनके लिए कि उस बीच में इन्होंने टीजीटी पीजीटी या बाकी के इंटरव्यूज भी कंडक्ट कराने थे, तो वो शायद मुझे लगता है कि वो सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ये वेट कर रहे हैं कि प्राइमरी टीचर के हम बाद में निकालें, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन के लिए वो ऑफिशियली डिक्लेयर कर चुके हैं। अगर नहीं किया होता तो कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला होता, तो परसेंटाइल की वजह से मुझे लगता है डिले किया है और कुछ नहीं, मतलब कोई और कनेक्शन नहीं है। मतलब रिजल्ट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, सिर्फ परसेंटाइल मैनर की वजह से उन्होंने रोका हुआ है क्योंकि इसमें हंगामा ना खड़ा हो जाए, क्योंकि कोई भी शिफ्ट का बच्चा ये खड़ा होकर के बोल दे। तो परसेंटाइल एक ऐसा मैनर होता है जो रैंक के हिसाब से बच्चों को सेट कर देता है, चाहे पेपर इजी आए चाहे टफ आए, आप एक रैंक में आ जाओगे, एक परसेंटाइल में आ जाओगे कि इतने परसेंट बच्चों ने पेपर दिया, उसमें से इतने परसेंटेज वालों ने क्रॉस किया जिसमें आपका नंबर ये है। ठीक है, ठीक है सर, समझ गया, थैंक यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, विद्यालय में खेल का जो पीरियड होता है, यानी बच्चों के लिए स्पोर्ट्स का जो पीरियड लगाया जाता है वो क्यों लगाया जाता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? ठीक है, ये आप सबसे क्वेश्चन है। अब मैं इससे पहले इसका एक कॉन्टेक्स्ट रेडी कर देता हूँ।
यहाँ पर मैं डायरेक्टली ये बोलना चाहता हूँ कि जो स्पोर्ट्स है या जो खेल है वो बच्चे की एजुकेशन में कैसे एक रोल प्ले कर रही है, जिस वजह से हम इसको एक कंपलसरी पीरियड के तौर पर देखते हैं। और अगर आप देखो पूरे दिन में एक पीरियड हमारा गेम्स का जरूर अलॉट किया जाता है हर एक क्लास के लिए। तो ऐसा क्या है इसके अंदर, मतलब कौन सा ऐसा डेवलपमेंट है, मतलब आप इसके ओवरऑल चीजों को टच करना आप अपने आंसर में, ठीक है। चलो नंदनी से स्टार्ट करते हैं, नंदनी बताओ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। स्पोर्ट्स हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि स्पोर्ट्स के थ्रू बच्चे अपने आप को निखार पाते हैं और अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर पाते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चों में जो आपस में खेलते हैं तो उसमें सहयोग की भावना बढ़ती है आपस में, और फोकस लेवल भी बढ़ता है। हेल्थ इशू भी नहीं होते हैं फ्यूचर में जाके, और इससे बच्चा सोशल प्राणी बन जाता है, जो समाज में जाके उसको पता चल जाता है किस तरह से रहना है और कितनी चीजें इसके लिए जरूरी है। मेरे ख्याल से ये सर। ठीक है। श्याम। सर बच्चा जो होता है ना खेल के मैदान पे ज्यादा फोकस कर पाता है और बच्चे फिट भी रहते हैं। अगर बच्चों को हर टाइम पढ़ाते रहेंगे तो वो उब जाएंगे। और दूसरी बात सर ये है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे रहते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खेल के क्षेत्र में आगे रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट खुशबू। सर स्पोर्ट्स, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो उनके लिए स्पोर्ट्स इसलिए भी इम्पोर्टेंट है ताकि वो फिट रहे। दूसरा, हर एक बच्चा खुश रहता है, अपने आप को एक्सप्रेस ज्यादा अच्छे से कर सकता है, चाहे वो इंट्रोवर्ट हो चाहे एक्सट्रोवर्ट हो। प्लस वो स्पोर्ट्समैनशिप सीखेगा, शेयरिंग एंड केयरिंग सीखेगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने मम्मी पापा के सिंगल चाइल्ड होते हैं, उनको शेयरिंग केयरिंग नहीं पता होता, तो ये अच्छा तरीका है। प्लस अगर हम खेल के माध्यम से क्लास में भी खेल को इंक्लूड करें तो बच्चा अच्छे से उस चीज को सीख पाएगा। प्ले वे मेथड इसीलिए यूज किया जाता है ताकि बच्चे में इंटरेस्ट है, बच्चे में इंटरेस्ट आएगा तो वो आगे भी अच्छे से करेगा और वो फिजिकली फिट भी रहेगा। और ये भी देखा गया है कि बच्चे आजकल टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा यूज करने लगे हैं। घर पे तो टीचर उनके पीछे नहीं जा सकता, ज्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं फोन में लगे हुए हैं। तो स्कूल में इस चीज को कंपलसरी बनाया हुआ है कि आपको खेलना जरूरी है, चाहे वो कोई भी गेम, आउटडोर गेम बच्चे भूल ही चुके हैं। तो स्कूल में ये इस तरह से भी मतलब इसको लाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट राखी, आप बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर खेल का पीरियड बच्चों के साइकोमोटर डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, क्योंकि बच्चों के विकास के जो एस्पेक्ट्स होते हैं ना, फिजिकल, कोग्निटिव, सोशल, इमोशनल, ये सारे एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटरडिपेंडेंट है। तो अगर बच्चा शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा तो उसका कोग्निटिव डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, और इसी का असर उसके इमोशनल और सोशल पर भी पड़ेगा सर। अगर शारीरिक रूप से ही वो स्वस्थ नहीं होगा तो सर उसके बाकी के जो एस्पेक्ट्स हैं वो भी डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए खेल का पीरियड जरूरी है सर। ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी खुशबू ने एक बात बोली थी कि शेयरिंग केयरिंग, हाँ मैं उससे एक बात बताना चाहूँगा कि बेसिकली जो स्पोर्ट्स है ना वो हमारे सोशल डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, जो खुशबू ने जिस बात को पॉइंट आउट करने की कोशिश की है। क्योंकि बच्चा एक्चुअली क्या करता है, जब किसी भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है, इंडिविजुअली तो करेगा नहीं, उसमें कहीं ना कहीं काफ़ी सारे लोग होंगे जो पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, तो उससे उसका सोशल डेवलपमेंट, और सोशल डेवलपमेंट क्या होता है, मदर ऑफ ऑल डेवलपमेंट कहा जाता है। बिकॉज हमें कोई भी डेवलपमेंट अगर करना है बच्चे का तो सबसे पहले सोशल डेवलपमेंट, तो स्पोर्ट्स से बहुत ईजी हो जाता है सोशल डेवलपमेंट कराना बच्चे का। ठीक है, टीम वर्क में काम करना है ना, हार को बर्दाश्त करना, जीत को अपने ऊपर सर पे हावी ना होने देना, ऐसे बहुत सारे इमोशनल डेवलपमेंट है, बहुत सारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट है ना। उसका फिजिकल हेल्थ की बात करें, मेंटल हेल्थ की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये सभी चीजें बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट को डिफाइन करता है। और जो हमारा कोस्कोलास्टिक एक्टिविटीज होती हैं, कोस्कोलास्टिक एक्टिविटीज के अंदर मतलब सह शैक्षिक क्रियाएं जो होती हैं, उसमें सबसे पहले हम स्पोर्ट्स को ही प्लेस करते हैं, क्योंकि ये बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितना एक एजुकेशन प्रोवाइड करती है बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट में,
उतना ही एक स्पोर्ट्स भी उसका ओवरऑल डेवलपमेंट को डिफाइन कर सकता है। अब आप जनरली देखो कि बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो क्या करते हैं, स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स को बहुत प्रमोट करते हैं। उनके यहाँ बच्चा चाहे उसकी एजुकेशन इतनी अच्छी ना चले, लेकिन स्पोर्ट्स में उसकी काफ़ी इंटरेस्ट अगर होते हैं तो वो आगे क्लास बाई क्लास प्रमोट किया जाता है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स एक इम्पॉर्टेंट रोल हर एक बच्चे के लिए प्ले करता है, जो आज के टाइम की बहुत बड़ी इनोवेशन है मुझे लगता है स्पोर्ट्स के अंदर। ठीक है, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी इसके बारे में और बताऊंगा मैं आपको, अभी पहले और क्वेश्चंस के रिस्पॉन्सेस लेते हैं। जिन बच्चों का आंसर हो गया वो प्लीज हैंड्स डाउन कर दो। हरजिंदर आप बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर जैसा कि हमें पता है कि साइंटिफिक प्रूफ भी है कि हमारे जो लाइफ में रोल होता है 80% जो रोल होता है हमारे खाने पीने का होता है और 20% जो रोल होता है वो एक्सरसाइज का होता है। तो स्पोर्ट हम एक्सरसाइज में भी गिन सकते हैं। जो स्पोर्ट्स बच्चा एक्टिविटी कर रहा है तो एक्सरसाइज भी होती है वो एक तरह की। और सर एक्सरसाइज का मीनिंग क्या होता है, इससे क्या होता है कि हमारा जो माइंड है वो तंदुरुस्त रहता है, तरोताजा रहता है। अगर हमारा माइंड सही रहेगा, तरोताजा रहेगा, तो वो स्टडी भी बच्चा अच्छे से कर पाएगा। तो मुझे लगता है कि जो भी गवर्नमेंट ने इसे कनेक्ट किया है प्ले पीरियड के नाम से, तो मुझे लगता है कि अगर बच्चे को हम अच्छे से प्ले वे मेथड में, क्या होता है कि प्ले वे में क्या होता है कि बच्चे का इंटरेस्ट होता है, खुद वो एक्टिविटी करता है, उसमें वो खुद पार्टिसिपेट होता है। अगर वो खुद पार्टिसिपेट करेगा इंटरेस्ट ऑलरेडी आएगा बच्चे को। वहां पे अगर वो खुद पार्टिसिपेट कर रहा है तो उससे क्या हो रहा है, उसकी काफी ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है। जैसे कि वो एक सहयोग की भावना सीख जाता है, एक लीडरशिप की भावना सीख जाता है। तो ऐसे और भी सारी डेवलपमेंट हो जाती है उसके अंदर कि वो एक मिलजुल के रह रहा है। उसको जैसे अभी आपने बताया वो भी चीज की वो हार भी सहन कर रहा है, जीत भी उसको पता चल रहा है सारी चीजों के बारे में। तो सबसे बड़ा तो यही चीज है कि हमें अगर प्ले वे मेथड बच्चे का इंटरेस्ट तभी होता है कि वो खुद एक्टिविटी कर रहा है, तो इससे हम क्लास में कनेक्ट करा सकते हैं। क्लास में क्या होता है कि हम कुछ उनको दे रहे हैं, जैसे हम प्रैक्टिकल वर्क दे देते हैं, तो वहां पे भी कनेक्ट करा सकते हैं क्योंकि एक्टिविटी तभी वो एक्टिविटी कर रहा है वहां पे, तो वो खुद इन्वॉल्व है वहां पे, तो वो उनके साथ लिंक हो जाता है। इसलिए आई थिंक ये प्ले वे मेथड और ये दोनों चीजों को कनेक्ट कर रखा है। तो यही लगता है सर मेरे को तो अभी। ठीक है, अपूर्व। हरजिंदर आप हैंड्स डाउन करें। गुड इवनिंग सर। सर हमें आप पढ़ोगे? यस, यू आर ऑडिबल। सर किसी भी विद्यार्थी का होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, जो सर्वांगीण विकास होता है, तो विद्यार्थी जीवन में खेलों का भी उतना ही महत्व है जितना कि शिक्षा का होता है। क्योंकि अपना कैमरा ऑन कर। हाँ जी, अब विद्यार्थी शिक्षा का जितना महत्व है साथ ही खेल का भी उतना ही महत्व होता है। बहुत बढ़िया। क्योंकि जो के अंदर एक टैलेंट होता है उसे सर निखारने का एक प्लेटफॉर्म होता है, एक स्पोर्ट पीरियड। और सर इस उद्देश्य के लिए स्पोर्ट पीरियड लगाने का प्रावधान किया गया है कि जो शिक्षा के साथ साथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि जहां बच्चे अपना जो उनके अंदर छिपी हुई आंतरिक प्रतिभाएं होती हैं उन्हें उकेरने का मौका मिल सके। और सर अब स्टूडेंट अपने एनवायरनमेंट से भी कनेक्ट हो सकता है, साथ ही साथ उसमें जो सहयोग की भावना है वो भी कहीं ना कहीं विकसित होती है। और सर अरस्तु ने भी कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया अपूर्व, अच्छा बताया, काफी अच्छा है। हाँ, नेक्स्ट कौन है? गौतम। गौतम आप बताओ। यस सर, जैसा हम लोगों ने बताया है, होलिस्टिक डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, और ये सब तो है ही है। इसमें प्रेजेंट टाइम में क्या है कि स्पोर्ट्स का और भी ज्यादा हो गया है। जैसे आजकल के जो चिल्ड्रन है वो मोबाइल से इतने ज्यादा एडिक्टिव हो चुके हैं कि स्पोर्ट्स तो मतलब कंपलसरी हो गया है बहुत ही ज्यादा। कि एआई के आने से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना वो है कि बच्चों को एकदम वीडियो गेम और वो उनकी फिजिकल एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है। इस हिसाब से उनकी जो मेंटल हेल्थ है उस पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो उन्हें डायरेक्ट अगर स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करेंगे तो उससे उनका मेंटल डेवलपमेंट होगा और जो मेंटल स्ट्रेस है वो भी उनका कम होगा। क्योंकि एआई के आने से मोबाइल से एकदम बच्चे इतने ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं कि उन्हें फील्ड पर जाने में एंजॉय नहीं करते, वो फील्ड पर उतना ज्यादा नहीं करते। तो जब फील्ड पर उन्हें ले जाएंगे उन्हें डायरेक्ट मजा आएगा।
देखेंगे वो तो। और टीम गेम इसमें स्पोर्ट्स में दो होते हैं, एक इंडिविजुअल और एक होता है टीम गेम। टीम गेम से उनकी लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होगी, जो उनके अंदर छिपी हुई है वो टीम से ही होगी। इंडिविजुअल में वो सेल्फ देख पाएंगे कि मेरे अंदर क्या क्या स्ट्रेंथ छिपी है। जब उन्हें उनमें इंटरेस्ट आएगा तो वो खुद ही उस चीज को डेवलप करने की कोशिश करेंगे, फिर वो फोर्सली नहीं होगा, वो उनके अंदर से आएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। और जैसा सब लोगों ने बताया वो तो है ही, उसमें फिजिकल इमोशनल वो सारी चीजें आएंगी। होलिस्टिक डेवलपमेंट स्पोर्ट्स के बिना तो अधूरा ही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। उमेश आप बोलो, चलो। Sir, sports leads to overall development of a student, and student is able to learn so many things, qualities like empathy. He will be able to do sharing with caring. He will learn lots of social qualities such as he will be confident. He self confidence also increases, and the mental power also increases. He understand how to cope up with stress. So these all things sports will able to make the wonder in the life of the student. ठीक है, बहुत बढ़िया। चिन्मय आप बताइए। Sir, as we know, physical development is correlated with other development. So through play, through sports, we can increase our the child's full body involvement. That is, all senses can be utilized through sports games, and concentration power increase होगा students का। लीडरशिप क्वालिटी, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ये सब इंक्रीज होगा। इसके बाद स्पोर्ट्समैनशिप क्वालिटी इंक्रीज होगा। बच्चा का इमोशंस में कंट्रोल करना ये भी डेवलप हो पाएगा। क्रिएटिविटी, लॉजिकल थिंकिंग ये डेवलप होगा। जब बच्चा खेलेगा तो इसका जो खेलने का टाइम, इसका क्रिएटिविटी, लॉजिकल थिंकिंग, वो जो रीजनिंग स्किल्स भी इंक्रीज होगा। और सर डिसिप्लिन तो इंक्रीज ही होता है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, चाइल्ड का जो फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स विल बी डेवलप। मतलब जो ये तो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन क्योंकि बहुत सारा बच्चों का ग्रॉस मोटर स्किल डेवलप होता है, लेकिन खेलने के दौरान वो जो छोटा जो स्पोर्ट्स में अगर इन्वॉल्व होगा तो उसका फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होगा। क्योंकि जब सपोज क्लास 1 में एक बच्चा एंट्री कर रहे हैं तो उसका जो, अगर हम स्पोर्ट्स में अगर हम किसी गेम में इसको इन्वॉल्व करेंगे, सपोज एक वो जो इंडोर गेम है, मतलब ब्लॉक्स खेलने के लिए अगर हम उसको अपॉर्चुनिटी देंगे तो उसका जो क्या बोलते हैं, थंब और इंडेक्स फिंगर, वो इंडेक्स कंट्रोल करने के लिए इसको बोलते हैं स्फिंक्टर्स मसल्स बोलते हैं। वो जो कैपेसिटी उसका अंदर डेवलप होगा, तो छोटी मसल्स का जो डेवलपमेंट होगा, माइंड और बॉडी और आई हैंड कोऑर्डिनेशन का डेवलपमेंट होगा। सो दैट्स व्हाई आई थिंक स्पोर्ट्स इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर करिकुलम। ठीक है, बहुत बढ़िया। आरती। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आरती। यस सर, मैं इसका आंसर ये देना चाहूंगी कि जैसे प्ले वे मेथड से खिलाने से बच्चों की फिजिकल, कॉग्निटिव ये सब तो डेवलपमेंट उसकी डेवलप होती है, इसके साथ वो मोरल डेवलपमेंट भी, मोरल वैल्यूज भी बच्चा सीखता है एक दूसरे से, और कि एक दूसरे के साथ हमें कैसे रहना चाहिए, सहयोग की भावना आती है। और बच्चे को जब हम ये सब खिलाते हैं, प्ले वे मेथड भी बहुत तरह के होते हैं। जैसे हमने बच्चे को प्ले वे मेथड से उसकी फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप करने के लिए क्ले मॉडलिंग दे दी, तो बच्चे एक दूसरे से जब एक दूसरे को बनाते हुए सीखेंगे तो वो कहेंगे कि जब उसकी तरह मैं भी बनाने की कोशिश करूं, तो एक दूसरे से सीख पाएंगे बच्चे जब ग्रुप एक्टिविटी में कराएंगे इस तरह से। ठीक है, और उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट भी होगा साथ में। ठीक है। आप सभी ने आरती का मॉक इंटरव्यू देखा था? यस सर, अगर आरती को फीडबैक कोई देना चाहता है तो प्लीज फीडबैक। ये सर देखा है। कोई फीडबैक देना चाहता है आरती को तो बताओ। जितने भी लोग में से सबसे बेस्ट तो मेरे को आरती मैम का ही लगा। और कोई? सर मैंने सर आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा। बोलो।
सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इंटरव्यू जो है टोटली इंग्लिश में देना है, टोटली हिंदी में देना है, या बाइलिंगुअल ज्यादा इफेक्टिव है सर? आपकी कंफर्ट की लैंग्वेज में इफेक्टिव ज़्यादा है, आप जिसमें भी कंफर्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं तो आपको इस बात को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना कि इंग्लिश को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है मुझे, आपको देना हिंदी में ही है। अगर आपको लगता है कि आप कहीं ना कहीं बाइलिंगुअल चला सकते हो तो आपको फिर बाइलिंगुअल पकड़ कर रखना है, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरी इंग्लिश फ्लुएंट है तो आप इंग्लिश में ही चलाओ। आप समझ गए आप मेरी बात? मतलब बाइलिंगुअल में देंगे तो मार्क्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं है कि कम मार्क्स देखो, हिंदी वाले जो हिंदी में भी देगा ना प्रॉपर, वो सिलेक्टेड है बहुत सारे कैंडिडेट्स, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश में अच्छा कंफर्टेबिलिटी उन्होंने फील नहीं करी, वो बच्चे सिलेक्टेड है। मतलब बिल्कुल ही हिंदी में ही दे सकते थे वो, इंग्लिश में एक लाइन उन्होंने नहीं बोली, वो बच्चे सिलेक्टेड है, ठीक है। थैंक यू सर मैंने आरती का देखा था मॉक इंटरव्यू, इसने स्टार्ट में जो किया ना तो शायद डेट कम डाली, ना तो कोई स्टूडेंट एब्सेंट प्रेजेंट कितने बच्चों ने को लीव वगैरह भेजी, वो शायद इसने शो नहीं की थी। ठीक है, तो आरती आप इस चीज का ध्यान रखें। क्या था सर? Sir, one more question, sir. Can I ask you? सर पूछूं? हाँ हाँ पूछो बेटा। हाँ सर एक्चुअली ये जो ड्यूरिंग इंटरव्यू टाइम सर, माने इज दिस नेसेसरी टू मेंशन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और प्रेजेंटेड चलो मैं ये स्टूडेंट? हाँ, इसके बारे में बता देता हूँ, मैं इसके बारे में बता देता हूँ बच्चों। जैसे आरती ने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट या डेट वगैरह का, ये प्रोटोकॉल आपको फॉलो करने की एज सच जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इसको फॉलो करते हो तो एक बेटरमेंट लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि एक परफेक्ट टीचर हो आप, मतलब क्लास में जाने के लिए रेडी हो बस आप समझ रहे हो। लेकिन इसका ऐसा नहीं है कि इसके अलग से नंबर दिए जाएंगे या इसको डालना कंपलसरी है, अगर ये नहीं डालोगे तो नंबर कट जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। टीजीटी पीजीटी के एक भी इंटरव्यू के अंदर ना तो डेट डालने के लिए कहा गया, ना ही टोटल अब्सेंट प्रेजेंट डालने के लिए कहा गया, और ना ही उन्होंने कहा कि बाकी के अदर फॉर्मेलिटीज या अदर प्रोटोकॉल्स आपको फॉलो करने, कहीं भी किसी भी इंटरव्यू में नहीं हुआ, किसी भी पोस्ट में किसी भी सब्जेक्ट में नहीं हुआ। अब रही बात प्राइमरी टीचर के जो अभी तक हुए हैं इंटरव्यूज, जैसे 2017 में, 19 में, 2015 जो मैंने बच्चों को प्रिपेयर कराया, उसमें जितने भी बच्चों ने वहां पर डेट्स वगैरह मेंशन करी तो इसका एक अच्छा इंपैक्ट आया, मतलब उनको मौका मिला। पीआरटी में मौका मिल सकता है आपको, क्योंकि पीआरटी के इंटरव्यू थोड़े से लेंथी चलते हैं। और दूसरी चीज कि अगर आप उसको डालते हो तो भी ठीक है, और अगर वो मना कर देते हैं तब दैट्स वेरी फाइन कि आप वहां पर अपना टॉपिक कंटिन्यू करो। ये है। बाकी अभी आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो तो ट्राई करके ये देखो कि आप अपनी डेट वगैरह मेंशन करो, तो एक अच्छा एक टीचर का एक जो होता है ना स्टार्टिंग होती है वो ऐसे ही होती है, डेट वगैरह से होती है, टॉपिक सब्जेक्ट इसको कैसे मेंशन करना, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये प्रिपेयर कर लो, अगर मना करेंगे तो फिर मत करना, अदरवाइज आप इनिशियली इसी से स्टार्ट करो, ठीक है। सर अगर वे मना करते हैं और किसी पहले बच्चे ने वहाँ लिख रखा है डेट वगैरह, हम उसी को राइट करके आगे अगर देखो कंटिन्यू कर सकते हैं इससे भी। जैसे कई बार ऐसा होता है कि ऑलरेडी बोर्ड के ऊपर है ना ब्लैंक्स बने होते हैं, टोटल स्टूडेंट, टोटल प्रेजेंट, टोटल एब्सेंट, है ना, और डेट वगैरह के, तो आप उसमें कोई भी रैंडम नंबर फिल कर दो। आप ऑलरेडी प्रिपेयर करके जाओ मुझे क्या रैंडम नंबर फिल करना, तो थोड़ा बेटर लगेगा। या ऑलरेडी किसी स्टूडेंट ने फिल कर रखा है तो उसमें रब करके आप वो नंबर फिल कर दो, तो ये भी कर सकते हो। अगर वहाँ पे मैं एक मिनट बोलूं सर, अगर मान लो हमें रैंडमली करना है तो सर जो रेशियो चलता है जैसे कि 30:1, मतलब एक क्लास में 30 स्टूडेंट, बिल्कुल मैं बताता हूँ। हाँ मैं बताता हूँ, इसमें आप है ना टोटल स्टूडेंट 35 कर दो और 35 ही प्रेजेंट कर दो और एब्सेंट कर दो 0। सर वहाँ पे ऑलरेडी स्टूडेंट्स का मेंशन है, इतने प्रेजेंट है, इतने टोटल है, इतने एब्सेंट है, तो सर हम वहाँ पे इस तरह से भी तो प्रेजेंट कर सकते हैं कि मैं क्लास टीचर ना होकर मैं कोई अदर टीचर जा रही हूँ तो मैं उसको चीज को रख थोड़ी ना करूँगी। नहीं देखो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। लिखा होता है ना वो। हाँ मैं समझ गया आपकी बात, ये बहुत बड़ा इशू नहीं है कि आपको उसमें क्या नंबर फिल करना है। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ अगर आपको फिल करने का वहां पर मौका मिलता है या आप करते हो फिल, तो आपको मैं नंबर बता रहा हूँ 35 टोटल स्टूडेंट, ठीक है, टोटल प्रेजेंट 35 एंड टोटल एब्सेंट 0।
ठीक है, एक भी नंबर एब्सेंट मत करना। मार्क्स तो हमारा टॉपिक, सब्जेक्ट और डेट ये होना हाँ, चाहिए। इसके अलावा टॉपिक वो बाद में ये जब आगे आप में आ टॉपिक जाएगा। इंट्रोड्यूस कर चुके हो, बस वो सब्जेक्ट आगे लिख में देना। आ जाएगा स्टूडेंट्स, है ना? सब्जेक्ट लिख देना, और सब्जेक्ट लिखने मतलब राइट हैंड साइड कॉर्नर पर आपको अपना टोटल वगैरह जो भी स्टूडेंट्स का लिखना है हाँ डिटेल। बोर्ड के मिड पे आपको लिखना है अपना सब्जेक्ट, सबसे पहले स्टार्ट करना ऊपर, और टॉपिक को जब लिखोगे आप वो तब लिखोगे जब आप टॉपिक इंट्रोड्यूस कर चुके होगे, पहले टॉपिक नहीं लिखेंगे, ठीक है, इस बात का स्पेशली ध्यान रखना। और रही बात लेफ्ट हैंड साइड पे कॉर्नर पे आपको डेट लिखनी है। अब डेट का क्या टाइप होता है, तो डेट आप है ना फुल फ्लेज लिखना, ठीक है, जो फुल फ्लेज होती है। और रही बात डेट, आपको ऐसा नहीं है कि ऐसे करके लिखनी है वैसे करके लिखनी, नहीं, बस आप डेट लिख दो, कोशिश करना कि फुल डेट लिखो, बस। तो हिंदी में हम डेट ही लिखेंगे या फिर दिनांक? हाँ, दिनांक। हिंदी, अगर आप हिंदी का टॉपिक ले रहे हैं तो आप दिनांक लिखिए, बिल्कुल दिनांक लिखिए, विषय लिखिए, और अपना प्रकरण लिखिए, टॉपिक के प्रकरण बनाइए। चला रहे हो, डेट वगैरह सब मेंशन कर दिया, बीच में हमें बोल दिया गया कि पोएम कराइए या हिंदी का कोई टॉपिक, तो सर हमें इरेज करके उसमें कोई चेंज नहीं करना, उसमें कोई चेंज नहीं करना, जो डेट वगैरह मेंशन करते हैं उसमें कोई चेंज नहीं करना, सिर्फ टॉपिक और सब्जेक्ट में चेंज कर लेना। वो डेट को दिनांक करेगा सर, डेट वगैरह में कोई चेंज नहीं करना, टोटल एब्सेंट प्रेजेंट में कोई चेंज नहीं करना। अगर आपको स्विच एकदम से दूसरे टॉपिक पर करा दिया जाता है, आप ऑलरेडी एक टॉपिक के अंदर मिड में है, आपको बोला जाता है कि आप हिंदी छोड़िए, आप एक काम कीजिए मैथ्स कराइए, तो अब आप वहां पर क्या करेंगे, सब्जेक्ट में मैथ्स को लिखेंगे, फिर उसके नीचे आप टॉपिक जब लिखेंगे पहले इंट्रोड्यूस करके फिर टॉपिक लिख देंगे, ऐसा। सर टॉपिक सब्जेक्ट हमारा होगा या उनका होगा? आपका होगा, और वो रैंडम भी दे सकते हैं। हाँ, रैंडम भी दे सकते हैं वो आपको, इसलिए कम से कम 2 टॉपिक प्रिपेयर करके जाओ। वो पूछ सकते हैं आपसे कि आप बताइए कौन सा टॉपिक प्रिपेयर करके आए। आपने बोला कि मैं ना हिंदी की पोएम प्रिपेयर करके आया हूँ। कौन सी पोएम प्रिपेयर करके आया हूँ? मैं ना ऊंट चला प्रिपेयर करके आया हूँ, बड़ी कॉमन है, बहुत यूट्यूब पे बहुत फेमस चल रही है, ऊंट चला करके आया हूँ। तो वो कहेंगे एक काम करो, आप ऊंट चला छोड़ो, आप एक दूसरी कोई भी आपने पोएम प्रिपेयर कर रखी हो तो वो बता दो। वो कहेंगे सर मैंने दूसरी तो नहीं। एक काम करो, आप बुक उठाओ, बुक से कोई पोएम पढ़ा दो, ठीक है। ये रैंडम टॉपिक होता है। या आपको बोलेंगे चलो आप छोड़ो, पोएम छोड़ो। एक सेकंड मोनिका, पहले एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड होता हूँ, पहले मैं ये कंप्लीट कर दूं ना, क्योंकि ये आंसर बीच में रह जाएगा। फिर उसके बाद आपको ये भी बोला जा सकता है कि आप एक काम कीजिए, पोएम तो सबने पढ़ाई है, आप एक काम कीजिए कोई ग्रामर का टॉपिक पढ़ा दीजिए। अब आप ये थोड़ी कहोगे सर मैंने ग्रामर प्रिपेयर नहीं करी। एक टीचर के तौर पर ग्रामर तो ऑलरेडी प्रिपेयर थोड़ी करनी है, वो तो आपको आनी चाहिए, समझ रहे हो। तो आप एकदम से रैंडम से एक टॉपिक उठाओगे, हाँ सर मैं अलंकार कराती हूँ, उनको लगेगा कि शायद इसने इंस्टेंट तैयार किया, लेकिन आपने अपने बैकएंड में तैयारी कर रखी है इसकी। और ग्रामर तो मैं कह रहा हूं सारे टॉपिक प्रिपेयर करके जाना, ठीक है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। मैं स्पेशली है ना हिंदी की ग्रामर और इंग्लिश की ग्रामर कराऊंगा आपको, पहले इंग्लिश की कराऊंगा फिर हिंदी की कराऊंगा, ठीक है, पूरी ग्रामर कराऊंगा मैं आपको। अगर कोई भी रैंडम टॉपिक वो बोलते हैं तो आप इजीली पढ़ा पाओगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूं, इंग्लिश और हिंदी में, क्योंकि ग्रामर ही सबसे इंपॉर्टेंट है। स्पेशली बोलेंगे वो एक्टिव पैसिव आपसे पूछेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आपसे पूछेंगे वो आपसे, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आपसे पूछ सकते हैं वो। तो ये 3-4 चीजें ना मैं आपको करा करके भेजूंगा बहुत अच्छे से। जनरली जितने भी स्टूडेंट्स पीआरटी में सिलेक्ट हुए ना, सबसे ये क्वेश्चन पूछा गया, एक एक्टिव दिया उन्होंने और पैसिव में चेंज करने के लिए कहा, एक डायरेक्ट स्पीच दी, उन्होंने बोला कि इनडायरेक्ट बनाओ या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाओ, जो भी आपको पॉसिबल हो सकता है वो इन 3-4 चीजों में से देंगे वो जरूर आपसे। क्वेश्चन इंस्टेंट रेडी आपके टेस्ट करने के लिए, आपकी ग्रामर कैसी। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ सर वो हिंदी की वर्तनी भी देते हैं, इंग्लिश के वर्ड्स भी देते हैं, सर वो भी करवाओगे? हाँ वर्तनी, हाँ बेस्ट पॉसिबल वर्तनी कराऊंगा मैं, क्योंकि वर्तनी आपसे चेक कराने का मेन मोटिव ये है कि टीचर बोर्ड पे गलत नहीं लिख सकता। और जब आप डेमो टॉपिक प्रिपेयर करो तो उसमें स्पेशली स्पेलिंग्स और वर्तनी का ध्यान रखें। अगर इसमें एक भी गलती हुई तो वहां आपको पकड़ के वो गलती पॉइंट आउट की जाएगी, और उस पॉइंट आउट करने के बाद आपके पास एक ही रिस्पॉन्स होना चाहिए, क्लैपिंग करने वाला। एक बच्चे ने मेरी एक वीडियो में बताया भी है, उस बच्चे के साथ ऐसा ही हुआ था, उसने गलत लिख दिया था। जल्दबाजी में होता है कई बार है ना, मैं भी गलत लिख देता हूँ, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, मैं एक जगह खड़े होकर के लिखूंगा ना, कोई भी स्टूडेंट कोई भी टीचर लिखेगा ना, तो कई बार है ना स्पेलिंग ध्यान नहीं रहती। वैसे स्पेलिंग आती है सबको, सब सही लिख देंगे,
लेकिन क्या होता है कि कई बार ऐसे दिमाग में वो चीजें नहीं चल रही होती जब हम साइड में खड़े होकर के लिखते हैं। तो अगर ऐसी गलती हो जाए तो साफ बोलो, क्लैपिंग करके शाबाश, देखो ये बच्चा कितना समझदार है, जो कि जिसने ध्यान दिया कि हाँ टीचर ने गलत लिखा। तो बच्चों ऐसी चीजों पर आप भी ध्यान दिया करो, और इन सब के इस बच्चे के लिए सभी ताली बजाएंगे और अप्रिशिएट कर देना, तो वहाँ शायद आपकी गलती ढक जाए। ये गलती को ढकने का एक तरीका है, अगर आपने गलती कर दी तो। सर मेरी सिस्टर से उनके नाम का मीनिंग भी पूछा था। हाँ, नाम का मीनिंग तो खैर मैंने सेल्फ इंट्रोडक्शन में बताया तो आपको। मैंने डे 1 की क्लास में आपको नाम का मीनिंग, आप सब लोग अपना अपना नाम का मीनिंग जरूर पता कर लो। जिसका नाम का मीनिंग नहीं है वो अपना नाम बदल लो। सर वर्तनी के बारे में जो भी आपने बताया ना, इससे पहले अभी तक किसी ने नहीं बताया, कि ये बहुत अच्छा लगा मेरे को कि क्लैपिंग कर देनी है और ये कहना है कि देखो ये बच्चा पूरी तरह से ध्यान, ये आपकी है ना गलती को सुधार देगा, ये आपकी गलती को सुधार देगा। सर ये तो आपने तब का बताया जब हम कोई एलपी डिलीवर कर रहे हैं, तब अगर कोई वर्तनी मिस्टेक हो जाए तो चल जाएगा। पर सर वो कभी कभार है ना ऐसे बोलते हैं कि आप बोर्ड पे जाइए, रैंडमली मैं स्पेलिंग दे रहा हूँ, स्पेलिंग वो मैं बेस्ट पॉसिबल है ना, जो वर्ड्स हैं जिनकी आपसे वो स्पेलिंग्स लिखवाएंगे या वर्तनी लिखवाएंगे वो मैं कराऊंगा। जैसे जनरली है ना इंग्लिश में टुमारो, कैलेंडर, ग्रामर, ऐसे बहुत सारे वर्ड है जो कि बच्चा गलत ही लिखेगा, और कॉमन वर्ड्स होंगे, ये कॉमन, अनकॉमन वर्ड्स नहीं होंगे एक भी, मैं आपको सीरियसली बता दूं। सर हम अपनी गलती को कवर करने के लिए ऐसे बोल सकते हैं, अरे मैं तो आपको चेक कर रही थी आप अटेंटिव हुए या नहीं, ऐसे करके। नहीं ऐसा नहीं है, अब मैं आपको चेक कर रही थी। इसकी जगह पर पता है क्या हो सकता है, एक और बताता हूँ तरीका। एक तरीका ऐसा हो सकता है कि देखो बच्चों, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी। आज मैं एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहती हूँ आपको कि देखो मैंने बोर्ड पर 10 वर्ड लिखे हैं, 10 वर्ड मेरे बहुत सही हैं, लेकिन हमारे एक बच्चे ने मेरे एक वर्ड को पकड़ा। तो इसी तरीके से बच्चों, जब आप जितने भी सही काम करते हो लाइफ में, उस पर कोई ध्यान नहीं देगा, लेकिन अगर आप एक गलत काम करोगे तो उस पर सब ध्यान देंगे। तो इसलिए मैंने जानबूझकर ये वर्ड लिखा था, क्योंकि मैं चाहती थी कि आप लोग इसको पॉइंट आउट करो और आपको ये बात समझ में आए। तो ये भी कह सकते हैं, ठीक है? ये भी, हाँ जी, यहाँ पे मतलब हमें चलाक बन के दिखाना है। नहीं ये बहुत मतलब ये दिखाएगा कि आप कितने सिचुएशन को हैंडल कितने अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं, ठीक है? तो इन दोनों में से आप कोई भी और भी रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं जो उस गलती को सुधार सकते हैं। सर अगर डेमो में वो अपने मन से डेमो वो बुक देंगे डेमो के लिए, तो सीधा रीड आउट कर सकते हो, उसके मतलब कैसे करेंगे, नया टॉपिक होगा मतलब। हाँ गौतम, देखो इसके लिए बेस्ट तरीका ये है गौतम कि आप अपने ना जितना भी सिलेबस है प्राइमरी लेवल पर हर सब्जेक्ट के अंदर, वो एटलीस्ट एक बार है ना आपको सिलेबस आपके दिमाग में होना चाहिए कि कहीं भी अगर मुझे हाँ और दूसरी चीज है ना, मैं रैंडम टॉपिक को कम से कम 5 से 7 मिनट या 10 मिनट तक आप खींच सको। ये भी एक डेमो में कराऊंगा जिसमें आपको कोई भी रैंडम टॉपिक उठा करके आपको पढ़ाने का अगर मौका मिलता है तो आप कैसे उस टॉपिक को आगे लेकर के जाएंगे। जो आपने प्रिपेयर किया हुआ उसमें तो आपके पास एग्जाम्पल भी है, इंट्रोडक्शन भी है, सब कुछ है, लेकिन अगर आप रैंडम मिलता है तो रैंडम में क्या चीज से शुरू करें, कहाँ एंड करें, कौन कौन सी चीजों को दिमाग में रखें, हाँ वो मैं आपको रैंडम टॉपिक कैसे डिलीवर करते हैं वो एक बार मैं आपको डेमो टॉपिक में सिखाऊंगा। ये डोंट वरी, बुक से लेसन पढ़ेंगे तो वो कहेंगे कि ये हाँ बुक से लेना ना बहुत ज्यादा आपके लिए बहुत बेकार वाली चीज हो जाएगी, बिकॉज बुक से पढ़ाने के लिए ना चीजें ना कनेक्शन बनाने में दिक्कत आती है जब हम बुक से पढ़ाते हैं। जैसे मैंने काफी सारे कैंडिडेट्स को एक बात मैंने डिस्कस करी है, देखो एक मैंने जो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है वो ये है कि टफ पढ़ाना आसान है, आसान पढ़ाना टफ है। यानी कोई चीज अगर बच्चे को टफ लग रही है तो टीचर के लिए बहुत आसान होती है। पता क्यों? क्योंकि उस टीचर ने सिर्फ बुक को देखा है और उसको पढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि बच्चों को तो ऑलरेडी वो टफ लग ही रही है, तो उसमें हमने अपना कौन सा एफर्ट्स लगाए हैं। लेकिन अगर जिस चीज को बच्चा आसान समझ रहा है, अब उस आसान को इजी बनाने की मतलब उसको टफनेस से इजीनेस में लाने के लिए टीचर ने बहुत मेहनत की है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप बुक से पढ़ाते हो ना तो बच्चों को टफ लगेगी ही लगेगी, क्योंकि बुक से पढ़ा रहे हो, आपका कोई एफर्ट नहीं है वहां पर। लेकिन जब आप उस एफर्ट को खुद से लगाते हो तब ज्यादा बेटर हो पाता है। ठीक है सर, ऐसा पॉसिबल है जैसे कि शुरू में थोड़ा इंग्लिश स्पीकिंग कर दी, फिर बाद में हल्का सा बाइलिंगुअल होने लग गया, तो वो नॉर्मल है सर? बिल्कुल ऐसा कर सकते हो। जैसे मैंने आपको सभी को एक सजेशन दी है कि अपना ना स्टार्ट है ना सेल्फ इंट्रोडक्शन इंग्लिश से करो। आप हिंदी में बिल्कुल भी मत दो अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन, ना बाइलिंगुअल दो, इंग्लिश में प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि उसमें ना बीच में रोकेगा नहीं कोई। अगर रोकेगा तो सिर्फ क्रॉस क्वेश्चन के लिए रोकेगा, आपसे ये नहीं कहेगा कि हाँ एक बार रुको फिर दोबारा शुरू करना, नहीं।
आपको पूरा परफॉर्म करने का मौका मिल सकता है या बीच में भी रोका जाएगा। एटलीस्ट आप इंग्लिश में बोल चुके होगे, उसको एक बार रट के ही तो जाना यार, कोई क्वेश्चन का आंसर थोड़ी करना है इस चीज का, ठीक है। तो कोशिश करो इंग्लिश में ही प्रिपेयर करके जाओ, ये सबसे बेस्ट तरीका है इंग्लिश से बचने का। इंग्लिश ही बोलनी है पूरी कि हिंदी भी कर सकते हैं? देखो बोलना तो खैर जो आपको बेटर है, जो आपकी कंफर्टेबल लैंग्वेज है वही चाहिए, अदरवाइज वो बार बार फोर्स कर सकते हैं आपको कि प्लीज स्पीक इन इंग्लिश, स्पीक इन इंग्लिश ओनली, स्पीक इन इंग्लिश ओनली, स्पीक इन इंग्लिश ओनली, ऐसे करके काफी सारे सेंटेंसेस आपको पूरे इंटरव्यू में सुनने को मिल सकते हैं। ये मैं आपको वीडियोस देखी है मैंने, डेमो टीचिंग की इंग्लिश की देखी है, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि हर एक बच्चा तो समझ ही नहीं पाएगा, ऐसे वो इंग्लिश में पूरा बोल रहे हैं, तो हर एक बच्चे को इंग्लिश आती नहीं है, तो इसमें हम बच्चे को सिखाएंगे कैसे अच्छे से? अब वो सीख ही नहीं पाएगा, बातों को समझ ही नहीं पाएगा। तो थोड़ा बहुत तो बता सकते हैं, जैसे हमने रिपीट कर दो, एक लाइन इंग्लिश बोली है साथ में हिंदी बोल दे, ऐसा तो कर सकते हैं। हाँ मतलब पोयम के लिए, इंग्लिश पोयम के लिए, हाँ जी सर, इंग्लिश पोयम, हाँ इंग्लिश पोयम में पोयम को रिसाइट सिर्फ फुल फ्लेज इंग्लिश में करना है, अदरवाइज जब मीनिंग समझाओ आप बाइलिंगुअल होकर के समझा सकते हैं। ठीक, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। कोई रहता है अभी किसी का क्वेश्चन? सर मैं ऋषि, बोलो सर उन्होंने हमें बोला कि आप ये चैप्टर शुरू करें, इससे पहले हम ये बच्चों से बोल सकते हैं बेटा कल हमने आज ये चैप्टर शुरू करने जा रही, इससे पहले कल हमने ये किया था, इसके बारे में हम 2-4 मिनट ये देख लेते हैं कि आपने कितना किया, किसने क्या किया, इस पर में हम 2-4 मिनट तो निकाल ही सकते हैं। उन्होंने हमें कोई टॉपिक देने से पहले बुक ही दी है, बुक हमें चैप्टर नहीं, ये टाइम वेस्ट है। वो आपको डायरेक्टली खुद बोल रहे हैं कि ये वाला चैप्टर पढ़ाओ और आप पिछले वाले होमवर्क के ऊपर जा रहे हो, हाँ टाइम पास हो जाएगा। ये तो ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते आप, आपको टॉपिक पे ही रहना है। आप बिल्कुल भी ऑल्टरनेट टॉपिक नहीं उठा सकते या आप होमवर्क पे डिस्कशन नहीं कर सकते, आप अपने टॉपिक में कर सकते हो, जो आप प्रिपेयर करके गए हो उसमें आप कर सकते हो। अगर उसमें लगता है आपको कि मैं कोई ऐसा होमवर्क वाले टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर लूं, क्योंकि वहां पर आपकी पूरी फ्रीडम है। लेकिन जब उन्होंने खुद से आपको बोल दिया है तो स्ट्रिक्टली आपको इस चीज का ध्यान रखना है, आप किसी और अल्टरनेट टॉपिक पर नहीं जाए, ठीक है। मतलब वो आपको फिर पकड़ लेंगे, वो कहेंगे स्मार्ट प्ले कर रहे हो। ठीक है सर, ठीक है। ओके नेक्स्ट बताओ। हाँ जी सर आया था क्वेश्चन, पूछो। सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे कि हिंदी का डेमो दूंगा तो उसमें ग्रामर पढ़ा सकता है ना? हाँ हिंदी में ग्रामर पढ़ा सकते हो, बिल्कुल पढ़ा सकते या हो। हमारी जो पोएम रहती है, स्टोरी रहती है, उसी का डेमो दिया जाए? नहीं जरूरी नहीं है, किसने कहा कि स्टोरी का या पोयम का या पोएट्री का ही देना। मैं आपके पास ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। नहीं, आप देखो मैं आपको एक बेटरमेंट आपके लिए बताता हूँ। टॉपिक की बेटरमेंट ऐसे होती है कि आपको ना ग्रामर भी प्रिपेयर करके रखनी है और पोएट्री भी प्रिपेयर करके रखनी है, दोनों रखने प्रिपेयर, और आपको जिसमें कंफर्टेबल हो ना आपको वो डेमो देना है, चाहे आपका पोएट्री बेटर है। सर मैंने हिंदी की पोएम के साथ साथ ग्रामर का टॉपिक प्रिपेयर किया, तो इट्स ना बहुत बढ़िया। सेम ऐसे इंग्लिश में और मैथ्स में 2-3 टॉपिक प्रिपेयर किए हुए। देखो पोएट्री इसलिए बोली जाती है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, पोएट्री इसलिए प्राइमरी टीचर्स को मैं रिकमेंड करता हूँ कि पोएट्री में अपना डेमो प्रिपेयर करो, क्योंकि ना उसमें परफॉर्मेंस के मौके होते हैं, बाकी टॉपिक में नहीं होते परफॉर्मेंस के मौके, है ना। आप कहीं ना कहीं आप अपनी परफॉर्मेंस से उनका दिल जीत सकते हो इंटरव्यूअर्स का, ठीक है। क्योंकि देखो आप लोग मेरे से इंटरेक्ट करते हो, मेरे जितने भी अभी तक मॉक इंटरव्यूज मैंने जिन कैंडिडेट्स के कराए काफ़ी अच्छे इंटरव्यूज हुए हैं। बाकी मैं आपको एक एक्सपीरियंस बता दूं, क्योंकि अभी किसी का पता ही नहीं, जितने मैंने यूट्यूब पे पब्लिश किए सिर्फ वही देखे आपने, लेकिन मैंने सभी कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज लिए हैं, सभी के काफ़ी अच्छे इंटरव्यूज रहे हैं, और धीरे धीरे करके मैं सभी के अपलोड करूँगा यूट्यूब पर, तो आप देख सकते हो और उस चीज़ से आपको जो भी लर्निंग मिले वो लर्निंग ले सकते हो आप। और मेरा ये मानना है कि अभी तक बहुत अच्छे इंटरव्यूज दिए हैं, लेकिन इसमें मैं आपको अभी ये बात बताना चाह रहा हूँ, जब मैं उनसे इंटरव्यू के अंदर ना कोई क्वेश्चन करता हूँ तब उनका एक अलग इंटरेक्शन होता है, मतलब जो उनकी टोन होती है, जो उनका कॉन्फिडेंस है, तो वो अलग होता है। लेकिन जैसे ही वो डेमो टीचिंग के लिए खड़े होते हैं, मैं सच्चाई बताऊं, मैं उसमें डिफरेंस नहीं कर पाता, ये वही कैंडिडेट है जो अभी उससे पहले कुछ और बात बता रहा था। मतलब इतना चेंज देखने को मिलता है, मतलब डेमो टॉपिक आपका एक बेस्ट पार्ट बन जाता है। तो अपने डेमो टॉपिक को बहुत तैयारी की हुई होती है ना। हाँ, डेमो टॉपिक को अपना बेस्ट पार्ट ही बना करके रखो, क्योंकि वही आपके लिए टर्न अराउंड करके देगा आपका इंटरव्यू को, ठीक है। तो उसमें काफी अच्छा आपका बेटरमेंट होना चाहिए, चूकना नहीं है कहीं से भी, सारे बेस्ट। देखो आपको नंबर इस बात का ध्यान रखना है कि अगर 30% आपको बने तो कम से कम 55 प्लस पे खड़े हो जाओ आप, जिससे कि अगर ये 30% कुछ भी नंबर लेंगे
55 प्लस वाले का तो जरूर नंबर आएगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखो। तो मेरा सर मेरा एक क्वेश्चन है सर जैसे कि मैं जब भी जैसे आप मेरे से कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो सर मेरे को उसका आंसर तो आता होता है, लेकिन पता नहीं ऑटोमेटिक क्या हो जाता है कि मैं उसके साथ ना किसी दूसरे आंसर को कनेक्ट कर देती हूँ सर, हेजिटेशन ही खत्म नहीं हो पा रही। और फिर बाद में जब आप वो क्वेश्चन पूछ के आप ये बोलते हो कि चलो ठीक है सर, उसके बाद तो इतने सारे एग्जाम्पल माइंड में आ जाते हैं कि क्या पता उस क्वेश्चन को मैं किस तरह का बना सकती थी। सर इसके लिए क्या करूँ? इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट करो, क्योंकि आप है ना इंटरेक्शन का प्रेशर नहीं झेल पा रहे, या जो इंटरव्यू का जो क्वेश्चन है ना उसको प्रेशर को नहीं झेल पा रहे। क्यों? क्योंकि आपके मन में कहीं ना कहीं है ना वो एक प्रेशर बना रहता है, और वो प्रेशर आपको ना कॉन्शियसली सोचने नहीं देता। बिल्कुल सर। ठीक है, और फिर उसके बाद जैसे ही वो प्रेशर रिलीज होता है, जैसे इंटरव्यू हटा, उसके बाद आपके बेस्ट पॉसिबल सजेशंस आ जाते हैं, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस और कॉन्शियस दोनों एक साथ एक्टिवेट हो जाते हैं। यस सर। तो ज्यादा से ज्यादा डील करो, यही एक बेटरमेंट है। और कंसंट्रेट करो थोड़ा सा ना, फोकस की दिक्कत है यहाँ पर। फोकस तभी होता है जब आप प्रेशर फील करते हो, फोकस चला जाता है। ओके सर। ठीक है सर मेरा भी एक और सर मेरा एक क्वेश्चन है। सर जैसे मैं आंसर करती हूँ तो मेरे को ये लगता है कि मैं भी ना टॉपिक के हट के ना दूसरे टॉपिक को टच कर देती हूँ, तो मेरे को ये आपसे फीडबैक लेना है कि ऐसा आपको भी लग रहा है या मेरे को ही लगता है? आप सब करते हो, आप सिर्फ हरजिंदर आप नहीं कर रहे। आप जितने भी कैंडिडेट्स ने अभी तक जो दिए हैं अभी तक मॉक इंटरव्यूज, उन सब में मुझे ऐसा लगता है कि सभी कैंडिडेट्स जाना होता है जापान में पहुंच जाते हो चीन। ठीक है, तो इस बात को अभी इनिशियली आप ही पहुंचा दो हमें। हाँ, तो अभी इनिशियली आप इसके ऊपर ध्यान मत दो, अभी इस चीज पर ध्यान दो कि आप ज्यादा से ज्यादा बोलो। ठीक है, एक अच्छे एक्सपीरियंस के बाद ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगी चीजें। ठीक है, तो इन चीजों पर फोकस नहीं करते हम कि आप एटलीस्ट आप बता फालतू रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, कम तो मैं बाद में करा दूंगा। ठीक है, बस कम मत बताओ, ज्यादा बताओ, अच्छी बात है। ठीक है, एक्सप्रेसिव बनो, ये एक बेस्ट पार्ट होता है कि जब हम ज्यादा चीजें बताने की कोशिश करें, दैट मीन्स कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, चाहे वो होगा, ऑब्वियस सी बात है कि वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चला जाएगा, लेकिन कोई नहीं, किसी और क्वेश्चन को रिप्लाई करने के लिए काम आएगा वो। एटलीस्ट अपने दिमाग से निकाल के उस थॉट को तो डेवलप करा आपने। ठीक है, तो अच्छी बात है ये, मैं इसलिए किसी को करेक्ट नहीं करता। हाँ जी गौतम। मेरा डेमो टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था सर। जैसे कोई भी लेसन होता है ईवीएस में, मैथ में, कोई में लेसन एक होता है, उसमें कॉन्सेप्ट बहुत सारे होते हैं, मैथ में भी या ईवीएस में भी एक लेसन है, जैसे 4 है या 3 है, कोई मैथ का डिफरेंट टेक ले लो या ईवीएस में कोई भी टॉपिक उठा दो, तो जो क्योंकि मिलते तो इंटरव्यू में 5 मिनट ही है, तो 5 मिनट में वो पूरा लेसन तो नहीं पढ़ाएंगे, कोई एक कॉन्सेप्ट ही उठाएंगे, 2-3 कॉन्सेप्ट, तो उसको कैसे करते हैं? देखो, आपको क्या करना होता है डेमो टॉपिक में ना, जैसे मैथ्स के लिए स्पेशली ऐसा है कि मैथ्स में आपको, और अगर पोइट्री में भी अगर थोड़ी लॉन्ग पोइट्री है तो आप पूरी पोइट्री भी नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि पूरी पोइट्री पढ़ाने में आपको आधा घंटा चाहिए। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं, हाँ ऐसे बहुत सारे टॉपिक होते हैं जिसको हम अगर क्लास में भी पढ़ाएंगे ना तो सेम डे नहीं खत्म करते, जबकि 40 मिनट का पीरियड होता है, उसमें सेम डे भी नहीं खत्म करते, हम 2-3 दिन लगा करके खत्म करते हैं। और यहाँ पर 10 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट हमें मिल रहे हैं, हो सकता है 5 ही मिनट मिले। अब वहां पर हम कैसे पूरे टॉपिक खत्म कर सकते हैं? नहीं, हमें क्या करना है, बोलो। एक लास्ट क्वेश्चन है सर मेरा, पहले इनका कर दूं रिप्लाई। ओके सर। तो हमें इसमें करना क्या होता है, हमें अपने डेमो टॉपिक को ना, जो भी टॉपिक है उसका जो बेस्ट पार्ट है वो 10 मिनट का प्रिपेयर कर लो। मतलब आपको 10 मिनट में ऐसा बेस्ट देना है कि उस टॉपिक से रिलेटेड बच्चे की कोई ना कोई सेंस डेवलप हो जाए, या मान लीजिए 3-4 कॉन्सेप्ट उसके अंदर समझाने थे, उसमें से एटलीस्ट एक कॉन्सेप्ट तो उसको समझ में आ ही जाए 10 मिनट के अंदर। बाकी के 3 कॉन्सेप्ट उसके अंदर टच मत करना, क्योंकि उसको टच करोगे तो हो सकता है थोड़ी थोड़ी सभी के बारे में पता चले और किसी के एक के बारे में वो परफेक्ट ना जान पाए। तो इसलिए कोशिश करो कि पूरे टॉपिक के अंदर खंगालो, 10 मिनट तक की ना क्रीम दे दो उसको, ऐसी क्रीम दे दो कि वो उस टॉपिक से कुछ लर्निंग फील करे। तो इंटरव्यूअर क्या होगा कि उसको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ सीखा, क्योंकि इंटरव्यूअर वो सेम फीलिंग के साथ बैठा है जैसे एक स्टूडेंट फीलिंग के साथ बैठता है कि हाँ मुझे कुछ सीखना है, वहां पर देखा कि अच्छा ये बताया वो बताया, अच्छा ठीक है। अब वो टॉपिक तो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, टॉपिक का सिर्फ 10% कराया हमने, लेकिन एटलीस्ट एक जो कंसर्न, जो एक स्पेसिफिक टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट हो गया। पूरा चैप्टर कंप्लीट ना होकर के स्पेसिफिक जो सिनेरियो है उस टॉपिक का वो हमने कंप्लीट कर लिया।
तो ऐसे कर सकते हो। हाँ सर, ईवीएस में बहुत सारे लेसन है जिनमें दो दो तीन तीन टीम हाँ, हो दो-दो, जाती है, तीन-तीन वाटर लिख भी सकते हो हो, गई, बिल्कुल। सेफ्टी भी हो गई, हाँ, ट्रैवल भी आपको बता दिया उसने। बस इतना एक ही ध्यान लेसन रखो कि जितना भी इंट्रोड्यूस कर रहे हो वो अच्छे से समझा दो। कोई ऐसी चीज इंट्रोड्यूस मत करना चैप्टर के अंदर जिस चीज के बारे में हम इसकी क्लास में आगे पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे आगे? हमें बताना ही उतना जितना हम 10 मिनट में कंप्लीट कर ले। ठीक है, तो कोई भी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में नहीं जाना। थैंक यू सर, थैंक यू। सर पूछो सर, कल जो आपने होमवर्क दिया था, आप आज उसके क्रॉस क्वेश्चन होने वाले थे। हाँ, ये क्रॉस क्वेश्चन मैंने डेमो से रिलेटेड तो करा रहा हूँ। नहीं, आपने बोलता अपने टॉपिक तैयार करके अच्छा, आप लाना। लोग अपने अपने टॉपिक प्रिपेयर करके ला। मैंने बोला था कि टॉपिक आप लोग लेकर के आना। ठीक है, जी सर। तो आप लोग लेकर आए हो सभी? यस सर। जी सर। ठीक है, क्या क्या टॉपिक आप लोगों ने प्रिपेयर किए? सर मैंने पेरीमीटर का किया है। सर काउंटिंग इन ग्रुप्स क्लास 2। सर मेरा एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, सर ट्रैफिक रूल्स। लड़कों ने सर मैंने एडिशन लड़कों ने जनरली मैथ्स ही पकड़ा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर साइकिल। अच्छा ठीक है, आपने ईवीएस में सर मैंने मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी किया है ईवीएस का। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है सर मैथ्स में एरिया और ईवीएस में टू मच वाटर टू लिटिल वाटर क्लास 4 का। हाँ, सबसे पहले देखो मैं यही बोलना चाहूंगा, ईवीएस और है ना मैथ्स का डेमो प्रिपेयर करो। अभी इंग्लिश हिंदी को छोड़ दो, क्योंकि इंग्लिश हिंदी को बाद में पकड़ना। ठीक है, इंग्लिश हिंदी कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, इंग्लिश हिंदी छोटी चीज है। आप है ना इसके अंदर मैथ्स और ईवीएस के अंदर ना अच्छे अच्छे चैप्टर्स पकड़ लो, और हो सके तो ऐसे चैप्टर्स पकड़ो जो अनकॉमन हो। ठीक है, अभी देखो आज तो क्लास मेरी चली गई है, क्योंकि मेरे को अभी उसके बाद है ना दूसरी एक और क्लास है मेरी उन बच्चों की, क्योंकि एक्चुअली ना कुछ एग्जाम है, यूजीसी नेट के ना एग्जाम चल रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा मैं बिजी चल रहा हूँ। मैं अदरवाइज कल की क्लास जो होगी ना, लेकिन उसमें आप कुछ दिखाना चाह रहे हो राजबाला? सॉरी सर, बैक हो गया है। अच्छा सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, कुछ बच्चे यहाँ पर ऐसे भी होंगे, जैसे कि मैं भी अगर अपनी बात करूँ तो सर मतलब जैसे एनसीईआरटी वगैरह मैंने सब पढ़ लिया है, नोट्स वगैरह बना लिए हैं, उसके बाद जो है सर मतलब डेमो वगैरह भी टॉपिक के एक एक दो बार दे दिए हैं, तो अब हम क्या कर सकते हैं सर इस सिचुएशन में? अब इस सिचुएशन में क्या कर सकते हो, जब आपने ऑलरेडी डेमो टॉपिक्स प्रिपेयर कर लिए हैं ना सर, हाँ, तो आप अपना मॉक इंटरव्यूज दो सकते हो, उसमें आप जो कमियां आए उस पर काम कर सकते हो। जी सर। ठीक है ना? सेम ईयर सर, मैंने मैथ्स में करीब 20 से ज्यादा एंड ईवीएस में 20 प्लस ही डेमो। बहुत अच्छी बात है मानस, आपका इंटरव्यू लिया था मैंने, काफी अच्छा इंटरव्यू था। मैंने कब लिया था? संडे को लिया था। यस, संडे मॉर्निंग को। संडे मॉर्निंग, ठीक है। हो सकता है कल मैं आपका ही मॉक इंटरव्यू डालूं। सर मेरा एक डाउट है सर। बोलो बोलो। सर डेमो में मतलब इंट्रोड्यूस टॉपिक इंट्रोड्यूस करने से पहले वो जो ऑब्जेक्टिव बता देना जरूरी है क्या? जो हमारा जो टॉपिक जो पढ़ाने जा रहे हैं टॉपिक ऑब्जेक्टिव बताना जरूरी है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का कंसर्न नहीं है। डेमो टॉपिक का मतलब आप बच्चों के बीच में ना टॉपिक को इंट्रोड्यूस कैसे करते हो, ये है आपका डेमो टॉपिक या डेमो टीचिंग। कि आप टॉपिक को इंट्रोड्यूस कैसे करते हो, स्टार्ट कैसे करते हो, आप समझ रहे हो आप मेरी बात? क्योंकि वहीं से ही बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट होना शुरू होता है। बच्चे को ऑब्जेक्टिव बता करके क्या करोगे, समझ रहे हो आप मेरी बात? अच्छा हाँ, वो तो आपका लेसन प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स है ना। नहीं सर, उसी बीच में, हाँ उसी बीच में। तो बच्चों आज हम इस चीज से ये जानने की कोशिश करेंगे, ये है, आप समझ रहे हो? आप चैप्टर के ऑब्जेक्टिव नहीं बता रहे, आप वो उस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव बता रहे हो, और वो तब बता रहे हो जब बच्चे को टॉपिक इंट्रोड्यूस कर दिया है कि अच्छा बच्चों तो इस चीज से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। सर ये YouTube पर कुछ एक सर है, उन्होंने बोला था इसको कि मतलब टीचिंग ऑब्जेक्टिव बोर्ड पर लिखेंगे तो उससे अच्छा रिजल्ट जाएगा। आप देखो टीचिंग ऑब्जेक्टिव से बेटर है कि आप उनको टॉपिक को इंट्रोड्यूस अच्छे से करो, क्योंकि टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स लिखोगे और आपने इंट्रोड्यूस अच्छे से नहीं किया, क्योंकि आप प्राइमरी क्लास को पढ़ा रहे हो, उन्हें ऑब्जेक्टिव से क्या मतलब है? उन्हें तो ये मतलब है कि आपने कनेक्ट कहां से कराया। ठीक है? नहीं सर, सर स्टूडेंट्स को नहीं बताना है, वो जो पैनल्स को बताना है कि मैं ये टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, वो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, ऐसा बोलना जरूरी है क्या? इतना लेंदी क्यों कर रहे हो? अच्छा, इतना लेंदी क्यों कर रहे हो?
वो आपको मुझे नहीं लगता कि इतना भी मौका देंगे आपको सर बस क्वेश्चन ये है चोरी से आपको डेमो देकर चले आना है बस, समझ रहे हो ना, चोरी से उनका टाइम निकालना है और ऐसा इंटरेस्टिंग सा बनाना कि वो टाइम देने पे मजबूर हो जाए, इतना बोरिंग मत करना कि वो टाइम आपसे छीन ले। सर बोलिए। सर कल टॉपिक से क्रॉस क्वेश्चन की क्लास रख लो सर, क्योंकि उससे सीखने को बहुत मिलता है। हाँ जी कल की सुन लो बच्चों आप लोग। जिस भी कैंडिडेट को मैंने कल होमवर्क दिया था वो सभी मुझे ना व्हाट्सएप कर दो अपने टॉपिक, आपने क्या क्या प्रिपेयर किया, क्योंकि अभी यहाँ यूट्यूब पे तो बताना, गूगल मीट पे बताना तो आपके लिए थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि मैं इतना ध्यान भी नहीं रख पाऊंगा। आप लोग है ना वो टॉपिक जितने भी आपने ईवीएस के, मैथ्स के, हिंदी में, इंग्लिश में जो भी टॉपिक प्रिपेयर किए वो प्लीज़ अपने नाम के साथ, नाम तो सबका मुझे पता ही है, और फिर उसके हिसाब से मैं डिसाइड कर लूँगा कि आपको क्या क्रॉस क्वेश्चन मेरे को पूछने हैं आपसे। फिर कल की क्लास में मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन भी पूछूंगा और उस टॉपिक के बारे में कुछ डिस्कशन रखेंगे आपसे, ठीक है, 1 by 1 सभी कैंडिडेट्स के लिए रख लेंगे हम लोग। और कल से हो सकता है कि डेमो टॉपिक या डेमो टीचिंग की क्लासेस स्टार्ट करें, ठीक है, तो कल से शुरुआत रखें। सर एक मिनट सर ईवीएस के कोई ऐसे टॉपिक बता सकते हो जो मतलब अच्छे हो? जैसे मैंने 2 टॉपिक तो प्रिपेयर करे हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, हेल्पर्स, ये 2 टॉपिक तैयार किए हैं, तो इसके अलावा कोई और ईवीएस राजबाला और ईवीएस में और क्या आप पूरी किताब खत्म करोगे क्या? 2 टॉपिक बहुत है सर। फिर ये तो एक ही क्लास के हो गए ना, दूसरी क्लास के भी मतलब बोल तो सकते हैं दूसरी क्लास। आपको देखो जो अच्छा लगता हो, आपके इंटरेस्ट का एरिया जिसमें हो वो वाला टॉपिक प्रिपेयर करो, क्योंकि आपके ऐसे मैं बोल दूं ये वाला टॉपिक कर लो लेकिन आपका इंटरेस्ट ही नहीं उस टॉपिक में, तो फिर कोई फायदा नहीं है। इंटरेस्टिंग टॉपिक उठाओ जो आपका इंटरेस्ट हो जिसमें, ठीक है, पूरी चैप्टर में देखो जो भी आपको ठीक लगे। सर क्लास 5 में, हाँ मानस आप ठीक है सर क्लास 5 में एलसीएम एंड एचसीएफ स्पेसिफिकली दिए नहीं गए हैं, मतलब डायरेक्टली दिए। हाँ मल्टीपल फैक्टर्स दिए गए हैं, तो ये क्या मैं टॉपिक लेके जा सकता हूँ या नहीं? हाँ बिल्कुल लेके जा सकते हो। एक्चुअली क्या है, मैं आपको एक सजेशन देता हूँ मानस, आप है ना जो भी मैथ्स करानी है ना आपको, उस मैथ्स को ना 3rd या 4th क्लास तक का ही रखना। ओके। 5th क्लास की मैथ्स मत कराना, क्योंकि 5th क्लास की मैथ्स जब आप कराओगे ना तो उसमें क्वेश्चंस ज्यादा हो जाए, क्योंकि 3rd 4th में क्या है कि अभी 5th क्लास भी बाकी है, समझ रहे हो, तो वो जो कॉन्सेप्ट है ना वो कहीं ना कहीं नेक्स्ट क्लास से भी रिलेट करता है और पिछली क्लास से भी रिलेट करता है, तो आपको एग्जाम्पल्स देने में आसानी होगी थोड़ी, क्योंकि अगर आप 5th उठाओगे तो थोड़ा सा एडवांस भी जा सकते हो कहीं ना कहीं, और थोड़ा सा फिर वो आपकी टांग खिंचाई भी ज्यादा करेंगे, ठीक है। चलिए बाकी ओवरऑल चीजें सॉर्टेड। हाँ चिन्ह में बोलिए सर। लैंग्वेज में अगर हमको मतलब डेमो देना है तो हम इंट्रोडक्शन के बाद रिसाइटेशन करने में तो 7-8 मिनट टाइम हो जाएगा सर। टॉपिक नहीं देखो चिन्ह में ये मैं आपको नहीं मैं अभी आपको डेमो टॉपिक जब कराऊंगा ना तब मैं ये समझाऊंगा आपको, इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो यार, 5-7 मिनट हो जाएंगे, कितना बताना है कितना करना है वो मैं बताऊंगा, आपके डेमो टॉपिक के अनुसार ही बताऊंगा कितना टाइम लगता है, एक्चुअल में बताऊंगा मैं आपको, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगाना आपको, ठीक है। मेरा कोई भी डेमो 10 मिनट से ऊपर का नहीं होगा और आपका भी कोई नहीं होना चाहिए, 10 मिनट से ऊपर है तो उसको शॉर्ट कर लो बस, ठीक है। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे कि 12th में मेरे पास साइंस थी, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी वो पूछेंगे, और तो पूछेंगे तो उनको किस लेवल तक प्रिपेयर करने चाहिए सर? उमेश वो कुछ भी पूछ सकते हैं, कहीं से भी पूछ सकते हैं, ये उन्हीं पे डिपेंड करता है। अब रही बात आप अलग से प्रिपेयर मत करो, बस आपने जो अगर किया है तो 100% आप उसको रिस्पॉन्स कर पाओगे, बस इतना ध्यान रखो, अलग से प्रिपरेशन नहीं होती इन चीजों की, ठीक है, क्योंकि अगर करने जाओगे तो कहीं और पहुंच जाओगे, ठीक है। तो डोंट वरी, चीजों पे प्रैक्टिकली ध्यान रखो और जो चीजें आपके हाथ में है सिर्फ उन पर ध्यान दो, ठीक है, इन चीजों पे मत ध्यान। चलो बच्चों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास आप लोग है ना मुझे डेमो टॉपिक के प्लीज आप व्हाट्सएप कर देना, मैं उनसे रिलेटेड आपकी कल से डेमो टॉपिक की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। कर दिया सर व्हाट्सएप? हाँ ठीक है, सभी ने कर दिया तो अच्छी बात है, ठीक है। कल से हम लोग डेमो टॉपिक के ऊपर काम करेंगे। हाँ खुशबू कुछ कह रहे हो? हाँ ठीक है, आपने प्रिपेयर कर ली खुशबू? हाँ जी सर, मैंने 2 तैयार किए, एक इंग्लिश का एडजेक्टिव और मैंने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के ऊपर एक पोएम है। ठीक है, आप लोग है ना अपना अपना जिसने नाम अगर मेरे को भेजा हुआ ऑलरेडी तो मैं उसके नाम को दोबारा भेजने की जरूरत नहीं, जिसने अगर अभी तक नाम नहीं भेजा हुआ मेरे को तो प्लीज अपना नाम जरूर भेजना, क्योंकि आपके नाम के आगे मैं टॉपिक लिखूंगा,
ठीक है, तो आपसे टॉपिक, आपके नाम से स्पेसिफिकली उसी पर्सन से मैं बात करूंगा जिसने वो टॉपिक भेजा होगा, ठीक है। तो ऐसे सर ये नॉर्मलाइजेशन का भी एक बार बता दो सर, इससे भी बहुत वो लग रहा है सर। अब उमेश कल नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके सर, ठीक है, गुड नाइट चलो सर। बच्चों, ओके, गुड नाइट, Okay, good night, sir. अच्छे से प्रिपेयर करो, कल मिलेंगे, ठीक है सर। ओके, थैंक यू सर। ओके बच्चों, ओके बाय सर। ओके, बाय बाय बाय।